वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका आगामी महीने में होने वाला है, यानी दिसंबर में होने वाला है। वैसे तो हर साल होता है, तो अगर अब बाद में भी आप वीडियो देखेंगे तो आपकी जो है मदद ही होगी, इससे नुकसान नहीं होगा। तो इसके अंदर जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस, एसएसटी या सोशल स्टडीज़ है, उनके लिए वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है और हो भी रही हैं अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो आज की जो वीडियो है वो इतिहास से रिलेटेड है, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि क्लास नंबर 17 या वीडियो नंबर 17 होगा। सॉरी 17 कह रहा हूँ मैं, 13, 13वीं। ठीक है, 12 तो हमने ऑलरेडी कर लिए ना भाई, 12 के बाद तो 13 आता है, 17 थोड़ी आता है। तो ये 13वीं वीडियो है और क्लास 6 को हमने वैसे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। क्लास 7 की ये सेकंड चैप्टर है बेसिकली, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली सुल्तान। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये, और एक एज अ नोट्स की तरह आपको बना करके दिया गया है, वो भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, कि भाई आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आमने सामने देखने को मिल जाए, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो इससे। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा आप। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया, कोई सजेशंस वगैरह है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बिना सब्सक्राइब करे तो जाना ही नहीं है, पाप है भाई बिना सब्सक्राइब करे जाना। ठीक है, 60% ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। समझे कि नहीं समझे? चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पहली लाइन में देखने को मिल गया कि दिल्ली सल्तनत जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिश कब हुआ था ये, तो वो अर्ली 13th सेंचुरी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसको। दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था, यानी कि जब राजधानी ये बन गई तो उसके बाद इतनी पावरफुल जो इतना पावरफुल ये एरिया हो गया कि यहाँ पे बैठे बैठे, यानी कि दिल्ली में बैठे बैठे या दिल्ली से जो कंट्रोल किया जा सकता है ना, तो बड़े इंडिया के बड़े बड़े राज्यों को दिल्ली से ही बैठ के कंट्रोल किया जा सकता था। इसलिए दिल्ली जो है राजधानी बन गई थी। कब बनी थी? 13वीं सदी में बनी थी। किसके टाइम पर बनी भाई? दिल्ली सल्तनत, यानी कि मुगलों के टाइम पर बनी थी। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण सूचना जो है या जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो तारीख या तवारीख से मिलती है, जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी गए थे। देखिए इस बात को समझिएगा कि हमें इतिहास के बारे में पता चलता है अभिलेखों से, सिक्कों से, उस टाइम के जो स्थापत्य कला, जो मंदिर वगैरह होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उनसे पता चलता है। लेकिन बोला ये जा रहा है कि एक तारीख एक ऐसी चीज़ है, ये तारीख डेट नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ये तारीख कोई डेट नहीं है कि भाई ये दिन, महीना, साल लिख दिया ये हो गया तारीख। डेट नहीं है ये, बेसिकली एक बुक की तरह आप इसको समझिए, जिसके ऊपर इतिहास लिखा जाता है। उस इतिहास तो नहीं लिखा जाता, उस वक्त की चीज़ें लिखी जाती हैं जो आगे जाके इतिहास बन जाती है। तो तारीख से भी हमें पता चलता है कि भाई उस टाइम पर क्या-क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी। यानी इतिहास के बारे में हमें तारीख से भी पता चलता है, जिसको तवारीख भी कहते हैं। तारीख भी कहते हैं और तवारीख भी कहते हैं, ठीक है? और इसकी लैंग्वेज क्या है? फ़ारसी। इसकी लैंग्वेज क्या है भाई? फ़ारसी, ओके? तवारीख के लेखक, जो तवारीख के लेखक थे, राइटर्स थे, तो तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे। सुशिक्षित, सॉरी, जो वेल एजुकेटेड होते हैं। कौन कौन थे भाई? जो लेखक थे, जो तवारीख लिखा करते थे, वे सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे, और एकदम जो सुशिक्षित व्यक्ति थे, एकदम भाई बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, बहुत अच्छी तरह से मतलब अच्छे एडवाइस जो देते हैं, इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो तारीख को लिखा करते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों और जो शासक थे ना, उनको सलाह भी देते थे। यानी कोई घटना घटी, उसके बारे में केवल लिखते नहीं थे, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी देते थे, वर्णन करते थे, उसको डिस्क्राइब करते थे। तो भाई ऐसा तो कोई ऐसा काम तो केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही करेगा, दूसरा व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा। तो तवारीख को लिखने वाले जो हैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे। आगे देखिए, तवारीख के लेखक कहाँ पर रहते थे? नगरों में रहते थे, गाँव में, गाँव में भी कभी-कभी ये लोग रहा करते थे। ये शायरी नहीं आएगा यहाँ पर, शायद आएगा, ठीक है? यानी तवारीख के जो लेखक थे, जो बड़े-बड़े व्यक्ति थे, ये सभी नगरों में रहा करते थे, शहरों में शायद ही कभी रहते हों, इसकी बात कही जा रही है इसके अंदर। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखा करते थे। मतलब वो जो लिखा करते थे ना, जितने ये व्यक्ति थे, ये जो तवारीख को लिखा करते थे, इनका मेन फ़ोकस होता था कि भई अपने सुल्तानों के बारे में लिखा जाए और उनसे ढेर सारे जो हैं इनाम पाए जाएँ।
इस आशा में जो है, इस उम्मीद में जो है वो इतिहास को लिखा करते थे। यह लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जो ये तवारीख के लेखक थे, ये सभी जो है जितने शासक थे उनके, जिनके भी अंडर में ये जब काम करते थे, तो उनको ये बताया करते थे कि भाई जन्मसिद्ध अधिकार क्या होते हैं लोगों के, लिंग भेद क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के जो है ये सलाह दिया करते थे, जिससे आदर्श समाज व्यवस्था जो है बनाई जा सके। ओके। सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सुल्तान इल्तुमिश की बेटी कौन है, रजिया सुल्तान। ये ध्यान रखना है आपको, नाम जो है ये पूछा जाता है। तो ये सिंहासन पर कब बैठी, 1236 में। इस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य थी। यानी कि सुल्तान इल्तुमिश की जो बेटी थी वो अपनी सभी भाइयों से, जो भी उनके भाई थे, उन सबसे ज़्यादा योग्य थी, ज़्यादा कैपेबल थी राजा बनने के लिए। तो राजा तो नहीं, बेसिकली सम्राट बनने के लिए। ठीक है, ये उन्होंने माना था। किसने माना था? मिनहाज ए सिराज ने माना था। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई थी उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ठीक है, इनका ये मानना था कि भाई किसी भी सिंहासन के ऊपर, यानी राजपाट चलाना ना पुरुषों का काम है, ना कि स्त्रियों का। और स्त्रियों का बेसिकली क्या काम था? जो भी पुरुष कहेंगे करेंगे, बस वो काम करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो भाई रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठ गई। क्यों? क्योंकि ये अपने सभी भाइयों से जो है ज़्यादा योग्य थी, ज़्यादा एबल थी, तो सिंहासन पर तो बैठ गई। लेकिन मिनाज-ए-सिराज ने जो ये कहा कि भई आदर्श समाज व्यवस्था हमें बना के रखनी है, जिसके अंतर्गत स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, ठीक है? ना कि वे लोग खुद जा कर के शासन कर सकें। तो भैया रानी का सिंहासन जो था, सॉरी, रानी का सिंहासन कह रहा हूँ, रानी का जो शासन था, इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए रज़िया सुल्तान को 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया, यानी कि जो वो राजा बनी थी, वहाँ से उसको हटा दिया गया। तो 4 साल इन्होंने रूल किया था, ठीक है? अब देखिए रज़िया सुल्तान ने क्या किया। रज़िया ने अपने अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन और सिक्कों पर यानी कॉइन पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि रज़िया सुल्तान ने, क्योंकि भाई उसको हटा दिया गया, इतिहास में उसका नाम कैसे होता? तो क्या करा उसने, अपने इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो लिखवाए उसने और जो सिक्के चले थे उस टाइम पीरियड में, उसमें उसने ये मेंशन करवा दिया कि भाई मैं जो हूँ सुल्तान इल्तुमिश की बेटी हूँ। ठीक है, ये उसने लिखवा दिया था ताकि आगे जा कर के लोग उसको भी ध्यान में रखें या याद रखें। इसके बाद है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत शासन, रूल अंडर खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी। इसकी बात हो रही है तो यहाँ भी देखिए प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं बार-बार नहीं कहूँगा आपको, ठीक है? तो आप खुद से समझदार हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको खुद से मालूम होना चाहिए कि भाई क्या करना है, कैसे बैठना है, वीडियो को एंड तक देखना है कि नहीं देखना है, ये आपके ऊपर खुद से होना चाहिए, ठीक है? इसलिए हम पीडीएफ बना कर के लेकर के आए हैं ताकि वीडियोज़ को कम लेंथी करा जा सके और ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जा सके, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो टाइम लगता है सर इसको बनाने में, समझे? इसीलिए तो आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को समझिए ध्यान से। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत शासन किस प्रकार के थे, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट रह जाएगा, जिसमें 3 पॉइंट आते हैं या सब पॉइंट इसको आप कहिए। तो पहला है दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। ठीक है, अब देखिए मतलब दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, इल्तुमिश जो थे विशेषकर, स्पेशली कौन, इल्तुमिश, इन्होंने क्या करा, जो सामंत और जो जमींदार हुआ करते थे ना, उनको जो है ये हटा देते थे कि भाई आप जो है, जमींदारों का बेसिकली क्या काम था कि भाई आप टैक्स वगैरह कलेक्ट करके लाके दीजिए हमारे को, ये सब जो काम था उनका, तो वो इनको हटा दिया उन्होंने कि भाई नहीं, आप रहने दीजिए, आपको नहीं करना ये। और उसकी जगह ये जो है ना अपने गुलाम, जो इनके अच्छे गुलाम थे, उनको ये सूबेदार बना देते थे। ठीक है, उनको क्या बनाते थे, ये सूबेदार बना देते थे। इनसे फ़ायदा था भाई इनको कि भाई वो गुलाम होते थे, उन्हीं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे और तो कुछ करेंगे नहीं। अब ये जो गुलाम थे, इन गुलाम को फ़ारसी में बंदगा कहा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बंदगा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? फ़ारसी में बंदगा कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हीं को ध्यान रखना है आपको। यही नंबर आपको दे के जाएँगे और यही नंबर आपके काट के जाएँगे। आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगते होंगे, बेसिकली आपने पिछले ईयर के पेपर ज़रूर देखे होंगे अब तक तो, आपको बहुत आसान लग रहा होगा। लेकिन जब आप वहाँ बैठेंगे ना एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि भाई आंसर ये भी हो सकता है, आंसर तो ए भी लग रहा है, आंसर बी भी लग रहा है। एकदम चकरा जाएगा दिमाग। इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझिए। वह हो जाएगा, पेपर बहुत आसान होता है ना, पास हो जाओगे। लेकिन जिनको लगता है ना, उनसे पूछिए जा कर के, क्योंकि 10 से 12% से ज़्यादा लोग पास नहीं हो पाते हैं।
समझे? इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना, और आप क्यों उस बाकी 80% में 95% में आना चाहते हैं? आप भी 10% में आइए। ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए उन चीज़ों को, ठीक है? तो गुलाम जो थे, यानी जो बंदगा बेसिकली क्या था? गुलाम थे। किस टाइम पीरियड में कहा जाता था? जब इल्तुतमिश जो है शासन करता था, तब की बात है ये। इतना ध्यान रखना है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक है? इस समय 3 प्रकार के कर थे। भाई पूछा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड पर जब इल्तुतमिश जो है शासन करते थे और उन्होंने अपने गुलामों को सूबेदार बना दिया था, तो उस टाइम पर 3 तरह के जो है वो टैक्स लिया करते थे। पहला था कृषि पर, किस पर? फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर पे जो टैक्स था उसको खराज बोलते थे। क्या कहा जाता था भाई उसको? खराज। ठीक है? ये ध्यान रखना है, समझ गए? 3 तरह के टैक्स कौन थे? कृषि पर लगता था, मवेशियों पर लगता था और घरों पर लगता था। 3 तरह के टैक्स जो है इल्तुतमिश वसूलता था अपने नागरिकों से। पहला था एग्रीकल्चर के ऊपर, दूसरा था कैटल, तीसरा था हाउस यानी घर के ऊपर, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी के अंदर एक और बनेगा, वो ये है कि जो एग्रीकल्चर पे जो टैक्स था उसको क्या बोला जाता था? खराज। उसको क्या बोला जाता था? खराज। क्या बोला जाता था भाई? खराज। क्या बोला जाता था? खराज बोला जाता था। ये ध्यान रखना है आपको, समझे? लास्ट पॉइंट है, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज रहा। तुगलक वंश के बाद 1526 तक, है ना, 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज रहा। सैयद और लोदी वंश डायनेस्टी ने जो है रूल किया दिल्ली और आगरा के ऊपर। कब तक? 1526 तक। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक जो है उठ खड़े हुए, यानी ऐसे शासक जो फ्री थे, जिनके ऊपर कोई जो है रूल नहीं चल रहा था, तो वे लोग उठ गए और उन्होंने भी जो है एरिया को कवर करना शुरू कर दिया। ठीक है? उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य जो है फल फूल रहे थे, बहुत अच्छे से जो है वो डेवलप हो रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक भी उभर करके सामने आ गए, यानी ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तुगलक वंश के बाद जो है सैयद और लोदी वंश का राज रहा था दिल्ली के ऊपर 1526 तक। तो ये वाला जो चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया क्योंकि नोट्स की तरफ इसको बनाया गया है। ठीक है? और आपको ये चाहिए तो भाई पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन कर रखा है आपने तो, जिसका नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई, आपको पता है? स्टडी ब्लॉग एडू। क्या है भाई? स्टडी ब्लॉग एडू। वहाँ पर जाइए, पीडीएफ वगैरह आपको इजीली मिल जाएंगी। तो वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए भाई, पढ़ने के अलावा और कुछ रखा ही नहीं ज़िंदगी में, है कि नहीं? तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।